नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सतीश तिवारी जीडी कॉलेज बेगूसराय फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा आप लोग जान रहे हैं कि हम इस यूट्यूब चैनल पर ग्रेजुएशन और पीजी की क्लासेज को पढ़ रहे हैं। आज की ये क्लास मेरी पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है, जो CC3 की क्लास है। कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में ग्रीक फिलॉसफी का एक ओवरव्यू लिया था, ग्रीक दर्शन का हम लोगों ने एक सामान्य परिचय देखा था। आज हम ग्रीक दर्शन के बारे में, उनके दार्शनिकों के बारे में थोड़ा सा गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि थेलीज को ग्रीक फिलॉसफी का फादर स्वीकार किया जाता है। थेलीज इज द फादर ऑफ ग्रीक फिलॉसफी। तो ये थेलीज कौन थे, क्या था? दरअसल ये बात है तकरीबन 600-700 साल ईसा पूर्व की। वही लगभग जब भारत में महावीर हुए, बुद्ध हुए, उससे 100, 150, 200 साल पहले की बात है। यूनान में भी इस तरीके के चिंतन चल रहे थे। जैसे मानो कि जो मूलभूत आवश्यकता है, जो भूख है उसकी, वो पूरी होती है, तुरंत स्वतंत्र चिंतन, तमाम तरीके की जिज्ञासाएं अनायास ही शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि थेलीज ही पहले व्यक्ति रहे होंगे जिनके मन में इस तरीके की जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी, और बहुत से व्यक्ति होंगे जिनके मन में इस तरीके की जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई होंगी। उन्होंने इसके प्रश्न के उत्तर खोजने की कोशिश की होगी, किंतु हम थेलीज को ही ग्रीक फिलॉसफी का फादर कहते हैं, क्योंकि थेलीज के दर्शन में हमें एक व्यवस्थित चिंतन परंपरा, प्रणाली देखने को मिलती है। उसमें एक जिज्ञासा जो उत्पन्न की जाती है वो व्यवस्थित है, उनके विचार को देखने को मिलता है। दरअसल थेलीज के वास्तविक में विचार क्या थे, इसको जानने के लिए थेलीज की कोई पुस्तक हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो जो हमको थेलीज के विषय में, थेलीज के विचारों के विषय में जानकारी मिलती है, वो हमको दूसरे अन्य स्रोतों से हमको जानकारी मिलती है। हमको अन्य स्रोतों के सहारे रहना पड़ता है। लेकिन जितना भी हमको जानकारी अन्य स्रोतों से भी मिली है, उसके आधार पे जो हम थेलीज के बारे में जानते हैं वो ये है कि थेलीज की जिज्ञासा थी, एक इस बात में थी कि आखिर में ये संसार कैसे बना है, किस तत्व से बना है। तो थेलीज के अनुसार इस संसार के मूल में जो तत्व है वह है जल। उनका कहना है कि जल जो है वो द्रव, ठोस में भी पाया जाता है, गैस में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है। तो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो जल ही सभी अवस्थाओं में उपस्थित है। उनका यह भी मानना था, क्योंकि उस समय इतनी जानकारी नहीं थी और मानवीय इतिहास में बहुत लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी चपटी है। तो थेल्स का भी ये मानना था कि पृथ्वी चपटी है और पृथ्वी एक जल पर तैर रही है। शायद उनका ये मानने के पीछे ये कारण होगा कि थेलीज जहाँ
के निवासी हैं, जहाँ से वो आ रहे हैं, वो जगह भूमध्य सागर के करीब है। एक विशाल सागर उन्होंने देखा है। चारों वो जिस भूभाग पे रहते थे, उस भूभाग के चारों तरफ उन्होंने जल ही देखा है। तो शायद इस कारण ही उन्हें ये लगता हो कि पृथ्वी तैर रही है जल पे। फिलहाल जो भी कारण हो, थेलीज जल को ही प्रमुख तत्व मानते हैं और उनके चिंतन परंपरा में जल सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें रही और उनके अनुसार अन्य सारी चीज़ें जल से ही उत्पन्न हुई। थेलीज के ही एक विद्यार्थी हैं एनैक्सिमेनीज। एनैक्सिमेनीज अपने गुरु की बात का खंडन करते हैं और उनका कहना है कि संसार का मूल तत्व जल ना होकर वायु है। बाकी सारी बातें वो भी इसी तरीके से कर रहे हैं कि सारी चीज़ें वायु से बनी हैं, सारी चीज़ें। तो उनका कोई बहुत नया कंट्रीब्यूशन ग्रीक दर्शन में नहीं रहा है, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि उन्होंने जल के स्थान पर वायु को मूल तत्व। एनैक्सिमेनीज के शिष्य हुए एनैक्सिमेंडर बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और उन्होंने उस समय दुनिया का एक नक्शा बनाया था, जो यूरोपीय व्यापारियों द्वारा बहुत लंबे समय तक उसी नक्शे का पालन किया जाता रहा। उसी नक्शे के आधार पर यूरोपीय व्यापार होता रहा। उन्हें गणित का भी अच्छा ज्ञान था। उनके अनुसार जगत के मूल तत्व ना तो जल है, न वायु है, न पृथ्वी है, न अग्नि है। इन सबसे अतिरिक्त उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, एपिरॉन। हिंदी में अगर इसका अनुवाद करें तो इसका अनुवाद असीम, अनंत जैसी चीज़ होगी। मतलब वो एक ऐसे तत्व की सत्ता स्वीकार कर रहे हैं जो सबसे सर्वोच्च है और उसी सत्ता से पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि ये चीज़ें उत्पन्न हुई और इनसे सारी चीज़ें जो हमें दृश्यमान जगत है वो सब चीज़ें उत्पन्न हुई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसे मालेशियन संप्रदाय कहते हैं इन तीनों लोगों का, क्योंकि मालेस एक भौगोलिक क्षेत्र है, वहाँ से लोग बिलोंग करते हैं। अब हम देखते हैं कि इन सब में एक तरह की प्रवृत्ति देखी जा रही है। वह प्रवृत्ति क्या है? किसी एक तत्व को खोजने की जो प्राथमिकता वाली है। इसलिए इनको हम प्रकृतिवादी दर्शन कहते हैं। प्रकृति के किसी एक तत्व पर अधिक जोर देने के कारण इनको प्रकृतिवादी दर्शन कहा जाता है या प्रकृतिवादी दार्शनिक के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, एक रोचक बात यह है कि इन तीनों में से किसी ने भी इस सृष्टि का कर्ता या निर्माता के रूप में किसी को खोजने की कोशिश नहीं की। अर्थात किसी ऐसे चेतन तत्व की खोज नहीं की जिसने ये सृष्टि बनाई। वो केवल मूल तत्व खोज रहे थे, लेकिन इस तरीके की चीज़ें नहीं खोजते। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से पाइथागोरस और परमानाइडीज, हेराक्लाइटिस, जीनोफिनीज, सोफिस्ट और इन सारे लोगों ने सुकरात से पूर्व ग्रीक चिंतन परंपरा में अपना योगदान दिया। ग्रीक चिंतन परंपरा में अपने आप को प्रस्तुत किया और उसको बहुत बेहतरीन ढंग से उस चिंतन परंपरा को आगे बढ़ाया। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।